इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी जिला बस्तर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम समाजशास्त्र के विकास में डीपी मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी यानी आर के मुखर्जी द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीपी मुखर्जी का भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उनके जीवन का की प्राथमिक परिस्थितियां कैसी थी और साथ में कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की व्यक्तिगत परिचय, उनके द्वारा रचित पुस्तकें और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों के बारे में। तो आइए हम भारतीय समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में अपना क्या योगदान दिया, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो डीपी मुखर्जी, जिन्हें धुरजटी प्रसाद मुखर्जी कहा जाता था और उन्हें शार्ट में हम डीपी मुखर्जी कहा करते हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को योगदान या समाजशास्त्र के विकास में अपना अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने भारतीय समाज का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए विश्लेषण किया है और भारतीय समाजशास्त्रियों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले सबसे अग्रणी समाजशास्त्री माने जाते हैं। डीपी मुखर्जी का जन्म 1894 में पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई और उसके बाद ये लखनऊ आ गए और लखनऊ विश्वविद्यालय में ये समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक नियुक्त कर दिए गए 1922 में। तब से निरंतर वो लगभग 32 साल तक वहां उन्होंने कार्य किया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। लखनऊ से सेवानिवृत्ति होने के एक वर्ष पूर्व 1953 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उन्हें समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वे अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने लगे। अब डॉक्टर डीपी मुखर्जी जो थे वो सोशियोलॉजिकल कमेटी जो था, भारत में समाजशास्त्री जो परिषद था उसके संस्थापक सदस्य में से थे और अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद में ये भारत की ओर से सदस्य हुआ करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे और अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद के ये उपाध्यक्ष भी रहे। तो आइए इनके महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और क्या क्या क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसने समाजशास्त्र के विकास को आगे। डीपी मुखर्जी ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं और इन पुस्तकों में उनके कुछ प्रसिद्ध या फेमस पुस्तकों को हम यहाँ देख रहे हैं। तो इन्होंने लगभग बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इन पुस्तकों में पहला पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस यानी पर्सनालिटी और सामाजिक विज्ञान के बीच में इन्होंने एक समझाने के लिए एक पुस्तक लिखी है। दूसरी पुस्तक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी के समाज सामान्य सिद्धांत, इस नाम से भी पुस्तक लिखी है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये उनकी तीसरी पुस्तक है। तो मॉडर्न इंडियन कल्चर नाम से भी पुस्तक लिखी है। चौथे नंबर पर हमने रखा है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, तो मॉडर्न इंडियन कल्चर पर भी लिखा है और समाजशास्त्र में इंडियन जो कल्चर है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। टैगोर स्टडी, टैगोर के बारे में इन्होंने एक अध्ययन लिखा है, एक पुस्तक लिखी है, बुक का नाम है टैगोर स्टडी। छठी पुस्तक है इनका इंडियन एंड इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, भारतीय
जो संगीत है उसके प्रस्तावना या परिचय के संबंध में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। तो भारतीय जो युवाएं हैं उनके प्रमुख समस्याओं के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है। 90वें नंबर पर इनका पुस्तक है व्यू एंड काउंटर व्यू, और 10वें नंबर पर पुस्तक है इनका डाइवर्सिटीज। तो इतनी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों को हमें याद रखना चाहिए, उपयोगी पुस्तकें हैं, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। तो पर्सनालिटी इन द सोशल साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, टैगोर ए स्टडी ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक और प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। इसके अतिरिक्त व्यू एंड काउंटर व्यू और डाइवर्सिटीज के नाम से इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इनके अध्ययन का जो केंद्र था वो भारतीय समाजशास्त्र था, और भारतीय समाजशास्त्र का इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए द्वंदात्मक रूप से अध्ययन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत लिखे और दिए हैं, और इनका चिंतन किस प्रकार का था, इनका दर्शन किस प्रकार का था, और इनका भारतीय समाजशास्त्र में क्या स्थान है। तो आइए इसके बारे में डीपी मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत अनेक उनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करतेंगे। तो उनका पहला सिद्धांत है कि डीपी मुखर्जी का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, यानी मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपनाया है। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उन्होंने अध्ययन किया है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे, किंतु अपने आप को मार्क्स शास्त्री कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने मार्क्स के शास्त्रों का अध्ययन कर उसको भारतीय समाज पर लागू किया है, अप्लाइड किया है। डीपी मुखर्जी राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का अंग मानते थे और उससे समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं, ऐसा कहा करते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंदात्मकता के आधार पर अध्ययन किया है, और उनके इस अध्ययन का आधार मानवतावाद की स्थापना करना। तो समाज में मानवतावाद की स्थापना करने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंदात्मकता के आधार पर अध्ययन किया है। मार्क्स के सिद्धांतों को उन्होंने भारतीय परंपरा से जोड़ा, और भारतीय परंपरा का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया। परंपराओं के प्रकार, परंपराओं के स्तर में आपसी संबंधों को बताया और उसमें परिवर्तन के गुणों की विवेचना की। उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य विशिष्ट द्वंदात्मक संघर्ष की व्याख्या, यानी भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य जो संघर्ष है उसका द्वंदात्मक आधार पर उन्होंने व्याख्या किया है, जो कि भारतीय समाजशास्त्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो डीपी मुखर्जी का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य यही था कि उन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को भारतीय समाज पर लागू किया और भारतीय समाज को द्वंद्वात्मकता के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मकता के आधार पर अध्ययन किया और उससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए उसको उत्तरदायी कारक या अंग माना। तो इनके अध्ययन का जो केंद्रीय बिंदु था वो भारतीय परंपराएं थी। भारतीय परंपराओं को लेकर इन्होंने खूब लिखा है। वे मानवतावाद के समर्थक थे और मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय परंपरा में से जोड़ने का काम इन्होंने किया है। तो भारत के सबसे बड़े मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं डॉक्टर डीपी मुखर्जी। फिर भी ये मानवतावादी के समर्थक थे और इनके अध्ययन का केंद्रीय बिंदु परंपराएं हुआ करती थी। तो आइए देखते हैं डीपी मुखर्जी का दूसरा विचार। तो द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का डीपी मुखर्जी ने समर्थन किया है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के कारण ही समाज या किसी भी राष्ट्र में समाज का विकास होता है। समाज में दो प्रकार की
विरोधी शक्तियां पाई जाती है और इन दोनों शक्तियों में परस्पर विरोध होने पर, संघर्ष होने पर समाज में विकास आता है। मार्क्स ने इसे वाद, विवाद और संवाद के रूप में इसे समझाया है। तो भारतीय परंपराओं का अध्ययन डीपी मुखर्जी ने संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य में किया है। इन्होंने भारतीय समाज और पश्चिमी समाज की परंपराओं में संघर्ष की चर्चा की है और इन्हीं संघर्षों के कारण दोनों ही समाज में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो भारत में भी इस प्रकार की परंपराओं में संघर्षात्मक या द्वंद्वात्मकता हमें देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया भारत में भी हुई और भारत में मुसलमानों के आगमन एवं उनके प्रभावों से प्रारंभ हुई, जो कि आज तक चली आ रही। ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इस मध्यम वर्ग में ना तो भारतीय परंपरा थी और ना ही वैदेशिक या आधुनिक परंपरा, वरन दोनों में ही इसका समन्वय था। तो दोनों ही परंपराओं में विकास हुआ। तो इस प्रकार से किसी भी समाज को या ऐसे संकुचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने के लिए डीपी मुखर्जी समर्थन करते हैं और इसके विकास के लिए योजनाओं का सहारा लिया जाना चाहिए, ऐसा समर्थन करते हैं। तो द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का इन्होंने समर्थन किया है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से समाज में विकास आता है, कोई भी समाज विकास कर सकता है, ऐसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त दो प्रकार की विरोधी शक्तियों का औचित्य समाज में बताते हैं कि समाज में दो प्रकार की विरोधी शक्तियां पाई जाती है और दोनों ही विरोधी शक्तियों में संघर्ष होने पर समाज में परिवर्तन आता है, जिसे मार्क्स वाद, परिवाद और संवाद के नाम से जानता है। चूंकि डीपी मुखर्जी के अध्ययन का केंद्र बिंदु परंपरा था, इसलिए उन्होंने भारत और अन्य देशों यानी आधुनिक देशों की परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन कर दोनों में संघर्ष को स्वीकारा है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को स्वीकारा है और दोनों के साथ साथ समन्वित विकास को द्वंद्वात्मक संघर्ष का परिणाम माना है। डीपी मुखर्जी का तीसरा चिंतन है परंपराओं में विरोध। तो डीपी मुखर्जी ये मानते थे कि परंपराओं के अंदर में अनेक प्रकार के विरोध होते हैं। उनका मानना है कि गांव में और कस्बों में या नगरों में स्वेच्छाचारवाद पनप रहा है, जो मनुष्य में व्यक्तिवादी बल को बल देता है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास करता है और समूहवादी परंपरा का विरोध करता है। उनका कहना है कि इन प्रकार के परंपराओं में उत्पन्न हो रहे विरोधाभास का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं का इस्लामिक परंपरा से द्वंद्व सहित भारतीय परंपरा में निहित उच्च परंपरा और स्थानीय परंपरा में होने वाले द्वंद्वों को उदाहरण सहित विवेचना की है। इसके अतिरिक्त डीपी मुखर्जी प्रगति के उद्विकासवाद को स्वीकार नहीं करते और उनका कहना है कि कोई भी घटना प्राकृतिक नहीं है, अपितु यह मानव के जीवन और उद्देश्यों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार उन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांतों की अवहेलना की है, वो अस्वीकार किया है और भारतीय परंपराओं के अंदर में होने वाले विरोधों का उल्लेख भी अपने सिद्धांत में किया। डीपी मुखर्जी का तीसरा विचार है कि चौथा विचार है धार्मिक परंपराएं और पांचवा परिवर्तन के तत्व। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। तो धार्मिक परंपराएं के अंतर्गत डॉक्टर डीपी मुखर्जी धर्म से संबंधित परंपराएं जो भारत में प्रचलित हैं उनको निरंतरता बनाए हुए मानते हैं कि भारत में आज भी परंपराएं निरंतर बनी हुई है और उसका कारण जो है मध्यम
वर्गीय नवीन परंपराएं और भारतीय जो प्राचीन परंपराएं हैं, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो पाया जाता है। तो भारत की जो प्राचीन परंपराएं और नगरीय मध्यम वर्ग की जो परंपराएं हैं, इन दोनों के बीच में द्वंद्व या संघर्ष पाया जाता है। और इसी के कारण, जो संघर्ष और द्वंद्व के कारण ही भारत में परंपराएं बनी हुई हैं। भारत में स्वेच्छाचारिता की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव है, और इस प्रकार परंपराएं जो है वो निरंतर चली आ रही है। इन दोनों परंपराओं में आधुनिकीकरण के माध्यम से समन्वय पनपा है, और समन्वय के कारण ही वही परंपराएं हमारे भारतीय स्वरूप में कुछ परिवर्तित रूप में निरंतर प्रचलित है। पांचवें नंबर पर हमने परिवर्तन के तत्व। तो परिवर्तन के तत्व के अंतर्गत यदि माने तो मुखर्जी के अनुसार हमारी जो परंपराएं हैं उसमें परिवर्तन के 3 तत्व हैं। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति और तीसरा अनुभव। इसमें डीपी मुखर्जी ने अनुभवों को सबसे ज्यादा महत्ता दी है या ज्यादा विशेष माना है। इसका कारण है कि जो भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, काव्य हैं, वेद हैं, वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखे गए हैं, और वही व्यक्तिगत अनुभव को जब समूह ने स्वीकार कर लिया तो वह सामूहिक अनुभव बन गया, और सामूहिक अनुभव के माध्यम से ही, सामूहिक अनुभव को ही परिवर्तन का सिद्धांत मान लिया गया। तो आज जो भी परंपराएं प्रचलित है वो एक अनुभव का परिणाम है। उस अनुभव को समूह के लोगों ने अपनाया, और समूह के लोगों को अपनाए जाने के कारण वह एक सिद्धांत बन गया है कि अनुभव के माध्यम से अध्ययन किया जाए। अनेक संत हैं, महात्मा हैं, इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उसको लेखन, उसको लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया, और लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में या अनुष्ठान के माध्यम से इन परंपराओं को स्वीकारा, और ये परंपराएं आगे बढ़ती चली गई। आज विभिन्न धर्मों में अनेक परंपराएं हैं। जैसे मुसलमानों में भी देखें तो सूफी जो संगीत है इसकी परंपरा है। तो एक जाति में, एक संप्रदाय में इस प्रकार के अनुभव जब समूह ने स्वीकार कर लिया, और इन लोगों ने अपने ही समूहों को इसे क्या किया, अपने ही समूह के लोगों को इसको बांटा। इसलिए सूफी जो परंपरा है वो मुसलमानों में ही पाया जाता है, भजन जो है वो हिंदुओं में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तन के जो तत्व हैं वो अनुभव, और अनुभव को सामूहिक रूप से अपनाए जाने के कारण आए। डीपी मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समन्वयवादी बताया जाना। तो 6वें नंबर पर हमने रखा है, डीपी मुखर्जी द्वारा यह माना जाता है कि उन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को समन्वयवादी माना है। तो इनका कहना है कि भारतीय जो परंपराएं हैं या भारतीय जो संस्कृति है उसका इतिहास ही समन्वयवादी है, कि भारत की मौलिक संस्कृति उसके उपनिषदों में प्रचलित मोक्ष की परंपरा पर आधारित है या समन्वय की परंपरा पर आधारित है। इसलिए मनुष्य की समस्त जो क्रियाएं हैं वह मोक्ष पर केंद्रित होता है, और दूसरे संस्कृति से समन्वय को स्वीकारता है। भारत में बौद्ध संस्कृति का हिंदू संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, जिससे हिंदू जो संस्कृति है उसमें और लचीलापन आ गया। भारत में मध्यकाल में ही मुस्लिम आक्रमण हुए, और मुस्लिम आक्रमणों का भारत में कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ या भारत में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। और इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासकों के आक्रमण के बाद भारत में ब्रिटिश अधिसत्ता स्थापित हो गई,
और ब्रिटिशों के साथ साथ पश्चिमी समाज, पश्चिमी शिक्षा, नवीन व्यवसाय, नवीन तकनीकी, इन सब के माध्यम से समाज में गतिशीलता आई और इसी गतिशीलता ने भारत में मध्यम वर्ग को जन्म दे दिया। ये जो मध्यम वर्ग है बहुत ही चालाक वर्ग है, ऐसा डीपी मुखर्जी मानते हैं कि इन्होंने भारत में अंग्रेजों के जड़ों को मजबूत करने का काम किया। इन्होंने भारत के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि भारत के पुनर्गठन का केवल दिखावा बस करते रहे और इस मध्यम वर्ग जो है वह अपनी सत्ता स्थापित करने में लगे रहे। तो इस बनावटी एक रूपता के कारण इस वर्ग का या मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ उसका भारत को कोई भी लाभ नहीं हुआ, जो कि एक नवनिर्माण में बेहद अच्छा प्रभावशाली समूह हो सकता था। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को समन्वयवादी बताया है कि दूसरी संस्कृतियों में से समन्वित करके चलता है। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी के इतने सारे चिंतन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारतीय परंपराओं को इन्होंने विदेशों तक पहुंचाया है और परंपराओं में अंतर्द्वंद के कारण समाज में विकास को अपनाया है और साथ में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया है। भारतीय समाज के जो उत्पादन की इकाई है उसमें अंतर्द्वंद के माध्यम से समझाया है। भारतीय इतिहास की इन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद के माध्यम से उसे विश्लेषित किया है और इस रूप में भारतीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही लखनऊ संप्रदाय को विशिष्ट श्रेणी में इन्होंने स्थापित कराया है। सबसे पहले हम आर के मुखर्जी के बारे में बात करेंगे कि भारत में जब समाजशास्त्र का विकास हुआ 1919 में मुंबई में समाजशास्त्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और वहां से लेकर संस्थागत रूप से समाजशास्त्र को जो विकास हुआ वो लखनऊ संप्रदाय पहुंचा और लखनऊ संप्रदाय में इसे विकसित करने का श्रेय, इसे आगे बढ़ाने का श्रेय डॉक्टर आर के मुखर्जी और डॉक्टर डीपी मुखर्जी को दिया जाता है। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विचारधारा के विकास में डॉक्टर आर के मुखर्जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके जीवन परिचय के बारे में देखें तो शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ये यूरोप भी गए और उसी का कारण था कि इन्होंने भारत और पश्चिमी विचारधारा को समन्वित करने में सक्षम रहे। भारतीय समाजशास्त्र में मूल्यों के अध्ययन एवं समाज के एक सामान्य सिद्धांत के लिए ये समाजशास्त्र में परिचित हुए, हमारे भारत में प्रसिद्ध हुए। इनका जीवन परिचय देखें तो श्री राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में हुआ था। इनके पिता एक पेशेगत वकील थे और परिवार बौद्धिक और आर्थिक संपदा से संपन्न था। इनके बड़े भाई भी बौद्धिक रूप से चिंतक थे और पश्चिम और पूर्व के साहित्यों के अध्ययन में उस समय डूबे हुए थे और इसी बौद्धिक परिवेश का प्रभाव डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी पर भी पड़ा। इतिहास के विषय में इनका विशेष रुचि था, किंतु कलकत्ता शहर में व्याप्त सामाजिक बुराइयां, दरिद्रता, गंदी बस्तियां और अपराध जैसी सामाजिक समस्याओं ने इनका ध्यान आकर्षित किया और ये अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में आकर्षित हो गए। इनकी स्कूल की शिक्षा बरहामपुर में ही हुई और उसके बाद इन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां इन्होंने अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के रचनाओं का गहन अध्ययन किया। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के जो महान विचारक थे उनके पुस्तकों को गहनता से इन्होंने अध्ययन किया और बाद में
1910 में ये बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, शिक्षक का कार्य करने लगे। 1916 में डॉक्टर आर के मुखर्जी पंजाब के सनातन धर्म महाविद्यालय में प्राचार्य का पद इन्होंने संभाला। उसके बाद 1917 से ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराने लगे। 1920 में ये कलकत्ता में ही भारतीय ग्रामीण समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में शोध कार्य को प्रस्तुत किया और वहां से डॉक्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की। 1921 में लखनऊ संप्रदाय की स्थापना हुई और तब से ये लखनऊ संप्रदाय के या लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, जहां समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन कराने के साथ साथ इन्होंने अनुसंधान कार्य को भी वहां प्रारंभ कराया। 1945 से 1947 तक ग्वालियर सरकार ने इन्हें आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और 1955-56 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए और तब से इन्होंने समाज शास्त्र के विकास में या लखनऊ संप्रदाय द्वारा समाज शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1962 में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का देहावसान हो गया और इनके चिंतन में देखें तो पैट्रिक गिडिंग्स, पार्क, वर्गीज, आगवन निमकाप, प्रोफेसर विजेंद्र नाथ सेल इत्यादि समाज शास्त्रियों के विचारों से ये चिंतित थे। इनके बौद्धिक परिचय का इसी से तात्पर्य लगाया जा सकता है कि ये कितने बौद्धिक रूप से सक्षम रहे होंगे, योग्य रहे होंगे कि इन्होंने अपने जीवन में शोध कार्य के साथ साथ 53 पुस्तकें भी लिख डाली। ये अर्थशास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के अध्ययन में रुचि रखते हैं और इन्होंने इसके संदर्भ में बहुत सारे समाजशास्त्रीय पुस्तक भी लिखे हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के कुछ पुस्तकें हम देख लेते हैं। तो उनकी पुस्तकों में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तकों में द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स ऑफ मॉरल, डायनामिक्स ऑफ द ईस्ट, बॉर्डरलैंड ऑफ द इकोनॉमिक्स और सिविक्स, रीजनल सोशियोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, मैन एंड हिज हैबिटेशन, सोशल इकोलॉजी, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट और इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें लिखी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की अन्य पुस्तकों में द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इंडियन शेम ऑफ लाइफ, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द ओरिजिन ऑफ मैरिज, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द फिलॉसफी ऑफ पर्सनालिटी, द डिमिनिशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द डिमिनिशन ऑफ वैल्यूज, द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अतिरिक्त द कॉस्मिक आर्ट ऑफ इंडिया, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, द साइकोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ मैन और द सन्स ऑफ द सेल्फ सुप्रीम। इन्होंने गीता का अपने बौद्धिक विचार के अनुसार इन्होंने व्याख्या भी किया था और उसी पुस्तक को इन्होंने लिखा है द सॉन्ग्स ऑफ सेल्फ सुप्रीम। तो इस प्रकार से उन्होंने 53 पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी हैं जो समाज शास्त्र के साथ साथ पर्सनालिटी, बौद्धिक विकास, दर्शन, इकोनॉमिक्स, इन सब पर फोकस्ड है, केंद्रित है। तो आइए उनके अब सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने पहला सिद्धांत दिया है समाज का सामान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम देखें तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी समस्त सामाजिक विज्ञानों के लिए
सामान्य सिद्धांत बनाए जाने की बात कहते हैं या पर जोर देते हैं कि समस्त सामाजिक जो विज्ञान है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और उन सारे विषयों के लिए एक सामान्य सिद्धांत बनाया जाना चाहिए जिसका प्रयोग सारे सामाजिक विज्ञानों में किया जा सके, जिससे समस्त प्रकार के समस्याओं का संपूर्णता से अध्ययन किया जा सके, इस पर बल देते हैं और उसकी सार्वभौमिकता को भी प्रकट करते हैं कि यदि कहीं वो घटना घटित हो तो उस सामान्य सिद्धांत के आधार पर भी उसका क्या किया जा सके, व्याख्या किया जा सके। समाज में के जो सिद्धांत हैं उनको विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाए ताकि उसको और अधिक महत्वपूर्ण रूप से समझा जा सके, तार्किक बनाया जा सके, मूल्यात्मक बनाया जा सके। तो इस प्रकार के सिद्धांत बनाए जाने की बात डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। तो समाज में सिद्धांत जो है वो कैसे निर्मित किया जाए या सामान्य सिद्धांत बनाया जाए जिससे हम अपने दिनचर्या की सामाजिक समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो समस्त सामाजिक विज्ञानों को आपस में मिलाकर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, समाज कार्य, इन सब के लिए सामान्य नियमों पर आधारित समान सिद्धांत बनाए जाने की बात पर जोर देते हैं। दूसरा है समाज का महाविज्ञान। समाज का महाविज्ञान से तात्पर्य है कि समाज शास्त्र जो है वो समाज के समस्त पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करता है और इसका संपूर्णता से अध्ययन करना चाहिए। किसी एक अंग का अध्ययन ना करके उसके समस्त पक्षों का, समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज शास्त्र और जैसे मनोविज्ञान आपस में जुड़े हैं, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र जुड़े हुए हैं, समाज शास्त्र और अन्य विज्ञान जिस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका संपूर्णता के साथ अध्ययन कर एक महान विज्ञान के रूप में सिद्धांतों को विकसित किया जाना चाहिए। संपूर्णता के साथ इसके अध्ययन किए जाने पर बल देते हैं। और तीसरा है समाज का संपूर्णता से अध्ययन, यानी समाज को किसी विशिष्ट अंगों का अध्ययन ना करके हमें समाज के संपूर्णता से अध्ययन किए जाने पर इन्होंने बल दिया है। तो एक तो कि सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने पर बल देते हैं और साथ में सामान्यतः जो जनजीवन है, सामान्य जनजीवन है, उस पर आधारित सिद्धांतों के निर्माण बनाए जाने की बात करता है। समाज के समस्त पहलुओं का संपूर्णता के साथ अध्ययन करने पर बल देता है। सामाजिक मूल्यों की इन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी है कि समाज में जो सामाजिक मूल्य है उसका निर्माण कैसे होता है, सामाजिक मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, कौन कौन सी बातें सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करती है, सामाजिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब पर उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, शोध किया है और इसको संपूर्ण समाज शास्त्रियों ने या संपूर्ण देशों के समाज शास्त्रियों ने इसको सराहा है कि इन्होंने सामाजिक मूल्यों का जो सिद्धांत दिया है वह बहुत ही बृहत है। तो सामाजिक मूल्य की जो कक्षा है उसमें हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, यानी समाज के ही जो नियंत्रित करने का जो साधन है, हम जो व्यवहार करने का तरीका है, वही सामाजिक मूल्य और रीतियां होती है। प्रादेशिकता का भी सिद्धांत दिया है इन्होंने और साथ में सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान का भी उल्लेख किया है, यानी समाज को परिस्थिति के साथ संतुलित करके चलना चाहिए, नहीं तो प्रकृति और समाज के बीच में आपस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने लगता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में समन्वय बना होना चाहिए और यदि ऐसा असमानता संतुलन उत्पन्न होगा तो प्रकृति का मनुष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य के रहन सहन पर, उसके वेशभूषा पर, उसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सामाजिक परिस्थिति विज्ञान से संबंधित सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। समाज शास्त्र की विषय वस्तु को इन्होंने अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग करने का श्रेय डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को दिया जाता है कि समाज शास्त्र की सीमा को एक निश्चित सीमा में सीमित किया है, एक निश्चित सीमा में बांधने का कार्य किया है। तो इससे क्या हुआ कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु निश्चित हो गई, निर्धारित हो गई। अब उन्हीं विषय वस्तु का अध्ययन समाज
शास्त्र के अंतर्गत किया जाए, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अलग, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अलग, समाज कार्य के अंतर्गत अलग विषय वस्तुओं का निर्धारण हुआ और वहीं से समाज शास्त्र के विकास को बल या गति प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो लखनऊ संप्रदाय से संबंधित थे, इन्होंने लखनऊ संप्रदाय के अंतर्गत समाज शास्त्र को संस्थागत विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना और इनके प्रमुखतः 6-7 सिद्धांत इन्होंने समाज शास्त्र में विकसित किए और जिसमें सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत बहुत ही विस्तार से है और लगभग इतनी सारी पुस्तकें लिखी जिससे समाज शास्त्र बाद में समृद्ध हो गया और इसने लखनऊ संप्रदाय को ख्याति दिलाई।